दोनों पति पत्नी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए दुलारी यानी कि कामिनी की सास ही घर के सारे काम किया करती थी। कामिनी का मन होता था तो काम करती थी, नहीं मन होता तो ऐसे ही छोड़ देती थी। इतना घर का काम करने के बावजूद भी कामिनी अपनी सास को कुछ समझती नहीं थी। बात बात पर उन्हें सुनाती थी कि मैं कमाने जाती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ। उसको इसी बात का घमंड था। आज कामिनी और उमेश के ऑफिस में पार्टी थी। वे वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ माँ कहाँ हो? उमेश माँ को आवाज़ देते हुए कहता है। माँ आज मेरे ऑफिस में पार्टी है। आज रात में ऑफिस में ही रहेंगे, सुबह तक घर आएंगे। अच्छे से घर के दरवाजे बंद कर लेना और हाँ, बाहर वाले गेट का ताला भी लगा देना। बेटा बहू भी जाएगी क्या तुम्हारे साथ? क्या माँ, तुम भी हमेशा फालतू के ही सवाल करती हो। मेरे ऑफिस की पार्टी है, कामिनी भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है, तो हम दोनों को साथ में ही पार्टी में जाना होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कामिनी अपने कमरे से निकलकर आई और उमेश से बोली, सुनो, मुझे फटाफट से मार्केट ले चलो। मेरी ड्रेस के मैचिंग नेकलेस नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। उमेश कार निकाल कर फटाफट से कामिनी को मार्केट ले गया। रात के 8 बज रहे थे। दुलारी जी रसोई में जाकर देखती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो अपने पति को समय से खाना दे दें और खुद भी खा लें। पूरी रसोई को देख लिया पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब तक उमेश भी मार्केट से आ गया। दुलारी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा खाने के लिए आज क्या बनाया है? तुम्हारे बाबूजी के खाने का समय हो गया है। उसके बाद उन्हें दवाई भी देनी पड़ती हैं। कामिनी कहती है, माँ जी अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहती या फिर अपने ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती। मैंने आज तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और हम लोग वैसे भी ऑफिस की पार्टी में जा रहे हैं, उधर ही खाना खाएंगे। तुम लोग अपना देख लो। उमेश और कामिनी तैयार होकर अपनी ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गए। दुलारी जी रात के खाने के लिए दलिया बना देती हैं। अपने पति को निकाल कर दी। दोनों ने साथ में दलिया खा ली। हरीश जी कहते हैं, आज बहुत गर्मी है। कितने दिनों से अपने बेटे से कह रहा हूँ कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करा दो, लेकिन बेटा हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है। आज पंखे को खराब हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। इतने दिन से कहते कहते मेरा मुंह भी दुख गया, लेकिन बेटा पंखा सही कराने के लिए तैयार ही नहीं है, बहाने बनाता रहता है। और देखा तुमने दुलारी, बहू ने बाजार जाने के लिए कहा, अपने गले का कुछ खरीदना था तो कैसे तुरंत गाड़ी निकालकर बाजार चला गया। लेकिन हमारे कामों के लिए हमारे बेटे के पास समय नहीं है। मई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है, मुझे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता ऐसी गर्मी में। आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय ही नहीं है और बाकी सारी दुनिया भर के काम करने के लिए उनके पास समय होता है। तुमने वह हाथ वाला पंखा बनाया था, वही दे दो, कम से कम उसी से हवा करता रहूँगा। नींद तो ऐसी गर्मी में आ नहीं रही है। आंगन में चारपाई डालेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऊपर से मच्छर अलग काट रहे हैं।
दुलारी जी कहती हैं, कल बेटे से कहेंगे कि हमारा पंखा ठीक करा दो, नहीं तो हम दोनों इतनी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर दुलारी जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गईं। उसके बाद चाबी उठाकर गेट पर ताला लगाया, सारे कमरों को चेक करने लगे कि सबके गेट बंद हैं या नहीं। जब वह बहू बेटे के कमरे में गई तो देखा बहू बेटा अपने कमरे का एसी खुला छोड़ गए हैं। कमरे में एकदम से ठंडक है, पूरा कमरा ऐसे ठंडा रहा है जैसे शिमला मनाली हो। उस कमरे में 2 मिनट खड़े खड़े दुलारी जी को ऐसे लग रहा है जैसे चैन की सांस आई हो। वह एसी को बंद करने की कोशिश करती हैं कि बेटा बहू तो सुबह तक आएंगे तो फालतू में ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया कि उसको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर हरीश जी से कहा, आज सच में बहुत गर्मी है, बहू बेटे के कमरे का एसी तो फालतू में ही चल रहा है और मुझे बंद करना भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी दरी लेकर के उधर ही कमरे में बिछाकर सो जाएंगे, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। दुलारी जी 2 दरी लेकर के बेटे बहू के कमरे में ज़मीन में सो गईं। ऐसी की ठंडक में उन्हें ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4 बज गए। सुबह 4 बजे बेटा बहू जब अपने ऑफिस की पार्टी करने के बाद घर आए तो उनके पास गेट की दूसरी चाबी पहले से ही थी। मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर वह अपने कमरे में आए। अपने कमरे में माता पिता को लेटा हुआ देखकर बेटा बहू दोनों आग बबूला हो गए। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बेटा बोला, माँ आप इस कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा और कामिनी का कमरा है, आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? हड़बड़ाते हुए हरीश जी और दुलारी जी उठ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वह अपने बेटे बहू से क्या कहें। तब तक बहू बोल पड़ी, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहू बेटे के कमरे में सो रही हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कमरा है तो उसमें क्यों नहीं लेटी? मेरे कमरे में आकर क्यों सो गई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर सोने की? पूरा कमरा गंदा कर दिया। दबी आवाज़ में दुलारी जी कहती हैं, बेटा वह मेरे कमरे का पंखा इतने दिनों से खराब है। तुमसे तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से पंखे को ठीक कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने उसे ठीक ही नहीं कराया। रात में जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बंद करने आई तो कमरा बहुत ठंडा था। एसी बंद करने की कोशिश की तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। वैसे भी तुम लोग तो थे नहीं और हम तुम्हारे कमरे में अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। कामिनी चिल्लाते हुए कहती है, उठाओ अपने कपड़े और निकल जाओ मेरे कमरे से, शर्म नहीं आती? बेटे बहू के कमरे में सोते हुए इतना ही ज़्यादा शौक़ है एसी में सोने का तो खरीद क्यों नहीं लेते एसी? और तुम कब से एसी में सोने लगी? कभी देखा भी है एसी? यह एसी मेरे पापा का है, मेरे पापा ने शादी में दिया था। इससे पहले तो तुमने कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। बहू इतना उल्टा सीधा बोले जा रही थी, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं
कह रहा था, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा था। हरीश जी अपना बिस्तर उठाकर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू अपने सास ससुर से चिल्लाते हुए कहती है, अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ी न जाते, आकर के मेरे कमरे में सो गए, सारा कमरा गंदा कर दिया, अब मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। दुलारी जी और हरीश जी अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनके बेटे बहू ने उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी कि वह अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों वह बेटे बहू के कमरे में सोने के लिए गए, इधर ही बिना पंखे वाले कमरे में सोते रहते, जितना तो हम सुकून से सो भी नहीं पाए, उससे ज़्यादा बेटे बहू ने हमें सुना दिया। दुलारी जी अपने पति से शिकायत करती हुई कहती हैं, जब से बेटे की शादी हुई है बेटा बहुत बदल गया है। बहू कुछ भी कहती है वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, अपने माँ बाप की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है, खुद तो एसी में सोता है और हमारे लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं करता है क्या, हमें गर्मी नहीं लगती। जब से बहू के मायके से एसी आया है तब से बहू ने अपने इसी के गुणगान गा गाकर मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया है। बेटा बहू सुबह के 4 बजे आ गए थे। इसके बाद उन्होंने हरीश जी और दुलारी जी को इतना कुछ सुना दिया था। बेटे बहू तो अपने कमरे में जाकर इतना कुछ कहने के बाद जाकर सो गए, लेकिन हरीश जी और दुलारी जी को तब से नींद नहीं आई। वह छत पर जाकर बैठ गए कि थोड़ा बहुत छत पर सुकून मिले, लेकिन उधर भी बहुत गर्मी थी। सुबह होते ही दुलारी जी घर के कामों में लग गई। बहू की रात भर पार्टी चली थी, इसलिए वह तो सुबह जल्दी उठने वाली नहीं थी, और फिर आज तो रविवार था। 11 बजे से पहले बेटे बहू सोकर नहीं उठेंगे। दुलारी जी रसोई में अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती हैं, उसके बाद सबका खाना बनाकर रख देती हैं। हरीश जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब तक वह कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ बढ़िया था। जब तक घर के खर्चे हरीश जी के पैसे से चलते थे तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाना बंद कर दिया। अब बेटे की कमाई पर घर के खर्चे चल रहे हैं तो माता पिता को भी अपने बेटे के हिसाब से ही रहना पड़ रहा है। अगर घर में कोई अव्यवस्था हो जाती है तो उसको भी बेटा ही देखता है, चाहे फिर वह 1 दिन में देखे या फिर 1 महीने में, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। खैर अपना काम होता है तो बेटा बहू घंटे भर में कर लेते हैं, लेकिन माता पिता के काम तो महीनों तक लटके रह जाते हैं। हरीश जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और सोच रहे हैं कि जब से मैंने कमाना बंद किया तब से बेटे बहू का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। अब तो वह उल्टा सीधा सुनाने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। अरे अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही थी और वह उनके कमरे में सो भी गई तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने जो बेटे बहू ने उसे इतना सुनाया। मैंने अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ किया, वह तो उन दोनों को दिखाई नहीं देता है। 2 साल से मैंने नौकरी करनी बंद कर दी। उसके पहले तो मैं ही घर के सारे खर्चे चलाता था।
मैंने तो बहू बेटे पर कोई बंदिश नहीं लगाई। लाइट का जितना भी बिल आता था मैं ही देता था, लेकिन आज पंखे का बिल ना देने के चक्कर में बेटा मेरे कमरे का पंखा भी ठीक नहीं करा रहा है और अपने कमरे में एसी तक खुला छोड़ जाता है। इस तरह से घर पर खाली बैठना हरीश जी को अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी पत्नी को जब वह दिन भर रसोई में काम करते देखते और बहू को आराम करते देखते हैं तो वह सोचते हैं, क्या मेरी पत्नी का बुढ़ापा इसी तरह काम करते करते निकल जाएगा? क्या वह पूरी जिंदगी रसोई का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन ही करती रहेगी? उसे कभी आराम नहीं मिलेगा। बहू तो अपना आराम से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जितना मन होता है उतना काम करती है, नहीं होता है तो नहीं करती है। एक दिन दुलारी जी टीवी पर रामायण देख रही थी। बहू आई और हाथ से रिमोट छीनकर तुरंत टीवी को बंद कर दिया। चिल्लाते हुए बोली, पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें देना पड़ता है। अब से टीवी आप सुबह शाम ही चलाएंगे, पूरे दिन टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं है। बेचारी दुलारी जी अपने बहू के इस व्यवहार से आहत होकर कमरे में आकर रोने लगी कि घर भी उनका है, टीवी भी उनकी है, लेकिन लाइट का बिल बेटे को देना पड़ता है तो बहू टीवी भी नहीं चलाने दे रही है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर हरीश जी उठकर बाहर निकल गए। उनकी पत्नी के प्रति बेटा बहू का ऐसा व्यवहार उन्हें बेचैन कर रहा था। अब उन्होंने सोच लिया कि वह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे वह अपने ही घर में आराम से रह सके, अपनी पत्नी को थोड़ी सुख सुविधा दे सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे बहू मेरी पत्नी के ऊपर पाबंदी न लगाए, अपने घर में वह खुलकर रह सके। और आखिर में हरीश जी ने एक निर्णय लेते हैं। उस निर्णय से उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। दरअसल हरीश जी का शहर में हाईवे के पास एक प्लाट था। घर आकर हरीश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा बेटा मैंने जो हाईवे वाला प्लाट खरीदा था, अब मैं उसको बहुत दिनों से बेचने की सोच रहा था। अब उसके लिए खरीदार भी मिल गया है। प्लाट बेचने की बात सुनकर बेटा भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पापा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ कर रखते हैं, जितना हो सके उतना उनके लिए करने की कोशिश करते हैं, और आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हो। आप उस प्लाट को नहीं बेच सकते हैं। हरीश जी नाराज होते हुए कहते हैं, वह मेरा प्लाट है, मैंने खरीदा था, मैं उसको बेचूं या अपने पास रखूं यह मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं जा सकते हैं तो मेरे प्लाट बेचने में तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था उस प्लाट को। हरीश जी का दो टूक सा जवाब पाकर उमेश और कामिनी दोनों का मुंह बंद हो गया। कमरे में जाकर कामिनी उमेश से कहती है, तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ लग रहे हैं। लोग सही कहते हैं कि बूढ़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारे पापा का भी दिमाग खराब हो गया है। अब एक काम करो, तुम उनके कमरे का पंखा ठीक करा दो, जिससे उनकी नाराज़गी कुछ कम हो जाएगी, और किसी तरह से उनको प्लाट बेचने से मना करो। ऐसे कैसे वह प्लाट को बेच देंगे? हम प्लाट को कभी नहीं बेचने देंगे। हरीश जी की नाराज़गी को देख करके उमेश उनके कमरे में आया और पंखे को उतार कर उसको ठीक कराने के लिए ले जाने लगा। हरीश जी पीछे से कहते हैं, बेटा रहने दो, अब तुम्हें मेरे पंखे को ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पंखा खुद ठीक करा लूँगा। तुम्हारे भरोसे मैं बहुत बैठ लिया,
अब नहीं बैठूंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक दिमाग भी चलाता रहूँगा। मुझे तो लग रहा था कि अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, तो अब हम दोनों की घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम पर तो और ज़्यादा बंधन लग गए हैं। और तुम्हें लगता है कि मेरा पंखा ठीक कराने से मैं अपना प्लाट नहीं बेचूंगा, तो तुम गलत हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अपने पिताजी की बात सुनकर बेटा बहू दोनों ही भड़क जाते हैं और बहुत दिनों तक उनसे बात भी नहीं करते हैं। बात बात पर चिढ़ती हैं। बहू तो छोटी से छोटी बात पर भी अपनी सास का अपमान कर देती है। हरीश जी से यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। कुछ दिनों में हरीश जी अपने हाईवे वाले प्लाट को बेच देते हैं और उसके अच्छे खासे दाम उन्हें मिल जाते हैं। पूरे 50 लाख का प्लाट बिकता है। 50 लाख में से 30 लाख हरीश जी बैंक में जमा करा देते हैं, जिसका उन्हें हर महीने ब्याज आने लगा और उस ब्याज से वह अपने और अपनी पत्नी के छोटे मोटे खर्चे को पूरा करने लगे। अब वह अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। 1 लाख में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा और अपने कमरे में एक नया एसी लगवा लिया। जिस दिन हरीश जी अपने कमरे में नया एसी और टीवी लगवाया था, उस दिन बेटे बहू ऑफिस की एक पार्टी में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पापा ने अपने कमरे में नया एसी और टीवी लगवाया है। रात के 2 बजे पार्टी से आने के बाद बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए गए। तभी उन दोनों के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज़ आने लगी कि पता नहीं उनका एसी कैसे ख़राब हो गया। एसी चल ही नहीं रहा। उमेश एसी ठीक कराने वाले को फ़ोन करता है। रात होने की वजह से वह रात में आने से मना कर देता है। कहता है बहुत रात हो गई, मैं कल आकर देखूँगा। उमेश और कामिनी की एसी में सोने की आदत है। बिना एसी के वह सो नहीं सकते। कूलर भी एक ही था जो पापा के कमरे में लगा हुआ था और वह तो बहुत दिनों से खराब पड़ा है। उमेश ने उसको कभी ठीक ही नहीं कराया और महीने भर से तो उनका पंखा भी खराब है, जिसको ठीक कराने के लिए हरीश जी ने अपने बेटे से कई बार बोल चुके हैं। गर्मी की वजह से बेटा बहू दोनों ही अपने कमरे से बाहर आंगन में आकर बैठ गए। उन्हें अपनी माँ और पापा के कमरे से टीवी चलने की आवाज़ सुनाई दी। कामिनी ने कहा, यह टीवी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हॉल का टीवी तो बंद है, शायद माँ के कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। उमेश कमरे में गया तो देखा कि माँ कुर्सी पर बैठी हुई टीवी पर रामायण देख रही है। पास में ही बेड पर हरीश जी लेटे हैं। पीछे से कामिनी भी आई तो चिल्लाती हुई बोली, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि रात में टीवी मत चलाया करो। बिल बढ़ाने के लिए इतनी देर तक टीवी चला रही हो। कमरे में लगे टीवी को देखकर बहू चौंक जाती है और कहती है, इतना बड़ा टीवी कब खरीदा तुमने? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? तभी अचानक से कामिनी की नज़र कमरे में लगे एसी पर गई। चिल्लाकर बोली, यह एसी कहाँ से आया? कब लगवाया तुमने इसको? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? मेरी कमाई पर पानी फेरते हुए इन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने कसम खाई है। कामिनी दुलारी जी के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद करने जा ही रही होती हैं कि हरीश जी कामिनी को टोकते हुए कहते हैं, बहू टीवी को बंद मत कर देना। यह टीवी मैंने खरीदा है। यह घर मेरा है, मेरा कमरा है, मेरी टीवी है। मुझे इस कमरे में जो करना होगा मैं करूँगा। हरीश जी की बात सुनकर कामिनी के कदम जहाँ थे उधर ही रुक गए। और यह एसी टीवी मैंने अपने पैसे से खरीदा है।
मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना प्लाट बेच रहा हूँ, मैंने उसको बेच दिया। उसके सारे पैसे मैंने तुम्हारी माँ के नाम करवाए हैं। उनमें से कुछ पैसे निकाल कर मैंने नया टीवी और एक एसी लिया है। बेटा, तुमसे तो कहते कहते इतने दिन हो गए थे, लेकिन तुमने मेरा एक पंखा तक ठीक नहीं कराया, क्योंकि तुम्हें अब मेरे ऊपर 1000 रुपये खर्च करना भी बहुत मुश्किल लगता है, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ दी। वह तुम्हें दिखाई नहीं देती है? जब तुम अपने 1000 रुपये मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो, तो मैं भी अपने लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्यों छोड़ूं? उसी में से कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना बुढ़ापा भी आराम से काट लूँगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। और तुम बहू, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरी पत्नी को टीवी देखने से मना मत करना, क्योंकि इस घर के लाइट का बिल अब मैं दूंगा, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरे उस लाइट के बिल में तुम अपना एसी आराम से चलाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। हरीश जी की बात सुन करके बेटा बहू चुपचाप से कोने में खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी ने उनके गाल पर अपमान का ऐसा तेज चाटा मारा है, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। तुम दोनों यह बिल्कुल भी मत भूलना कि आज जिस घर में रह रहे हो वह घर भी मेरा है। हमने तुम्हें अपना सब कुछ देने की बात की, तुम तो हमें घर का बोझ समझकर कुछ भी सुनाने लगे। हम तुम दोनों पर निर्भर नहीं हैं। अगर तुम दोनों पैसे कमाते हो तो हमारे पास भी हमारी जोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। तब तुम अपना एक पैसा मुझे नहीं दे सकते, तो हम भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने ऊपर खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। ज़रूरत होगी तो आगे भी ऐसा करेंगे। अगर तुम्हें तकलीफ़ हो तो मेरे घर को छोड़कर जा सकते हो। अब निकल जाओ मेरे कमरे से, और दोबारा से कभी मुझे या अपनी पत्नी पर अपना रौब दिखाने की कोशिश भी मत करना। हरीश जी की बातें सुनकर बेटे बहू दोनों को अपने पैरों के तले ज़मीन खिसकती नज़र आने लगी। सच में हम पिताजी के घर पर ही तो रह रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ कहेंगे तो वह हमें इस घर से भी निकाल देंगे। वह दोनों अपने पिताजी को पलटकर कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब देंगे भी तो क्या, कैसे? उनके पास कोई जवाब है भी नहीं। चुपचाप से उनके कमरे से निकल जाते हैं। दोनों अपने माँ बाप के कमरे से निकलकर आंगन में बैठ गए। क्या करें, आज तो उनका एसी भी खराब हो गया। आंगन से छत और छत से आंगन पर टहलते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिताजी से कह दें कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो क्या आपके कमरे में सो सकता हूँ? अब कामिनी और उमेश अपने माँ और बाप को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर अब कुछ कहा तो इससे भी गलत हो सकता है। शायद उसके माँ बाप उसे जायदाद से बेदखल ही कर दें। अब कामिनी भी जब ऑफिस जाती तो घर का आधे से ज़्यादा काम तो कर ही देती थी। अब उसमें भी सुधार हो रहा था, बात करने का ढंग बदल रहा था। यह देखकर दुलारी जी और उनके पति को खुशी भी हो रही थी कि बेटे बहू का रवैया उनके प्रति बदल रहा है। तो दोस्तों, हरीश जी ने अपनी पत्नी का आत्मसम्मान बचाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।